गुड इवनिंग। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तक पढ़ा था। अभी आज हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये देखेंगे। आपको नोट्स मैंने भेजा है। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1983। 1983 को एस्टैब्लिश हो गया था एट अहमदाबाद in order to create the institutional infrastructure for entrepreneurial development। तो ये अहमदाबाद में स्टार्ट हो गया था और इसका ऑब्जेक्ट क्या था कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने के लिए। इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नेमली द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, the Industrial Finance Corporation of India, the Industrial Credit and Investment Corporation India and State Bank of India। तो इसको स्पॉन्सर किया है जैसे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक IDBI, फिर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFCI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, इन्होंने स्पॉन्सर किया है। इट इज़ कमिटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये कमिटेड है एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए और रिसर्च के लिए। इट ट्राइज ओके, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है ना। ओके तो इट ट्राइज टू पीपल इनोवेट ट्रेनिंग टेक्निक्स, कॉम्पिटेंट फैकल्टी सपोर्ट, कंसल्टेंसी सर्विसेज, क्वालिटी टीचिंग एंड ट्रेनिंग मैनुअल। तो उससे क्या होता है कि नए ट्रेनिंग के आइडियाज़ आते हैं, फिर फैकल्टी सपोर्ट मिलता है कंसल्टेंसी से, पर में क्वालिटी टीचिंग और ट्रेनिंग मैनुअल उधर से मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन NIC। तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन February 1955। तो ये February 1955 को एस्टैब्लिश हो गया था। NIC इज़ एन ISO 9001:2000 सर्टिफाइड कंपनी। तो ये जो है ISO 9001:2000 का सर्टिफिकेट उनको मिला है। इट हैज़ बीन वर्किंग टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्री रिलेटेड स्मॉल स्केल सर्विसेज इन द कंट्री। तो वो क्या कर रही है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और इंडस्ट्री रिलेटेड टू स्मॉल सर्विस, इनका प्रमोशन, ग्रोथ का प्रमोशन की ओर देखती है। द मेन फंक्शंस ऑफ द कॉरपोरेशन आर, कौन से फंक्शंस ये कॉरपोरेशन करती है। सबसे पहला हायर परचेस ऑफ मशीनरी, मतलब इंस्टॉलमेंट में मशीनरी परचेस करना, फिर मार्केटिंग करना, इंडस्ट्रियल इस्टेट से उनके एग्जीबिशंस में प्रोडक्ट रखना, बाद में प्रोडक्शन कम ट्रेनिंग, मतलब प्रोड्यूस भी करती है और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूशन। द SI स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूशन आर द फील्ड ऑफिसर्स ऑफ द SIDO। तो ये लोग फील्ड ऑफिसर्स है SIDO को, सेटअप इन अर्ली 1950। तो ये 1950 में स्टार्ट हुआ था। दीज इंस्टीट्यूशंस गिव ऑन द स्पॉट टेक्निकल असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू स्मॉल स्केल यूनिट टू सॉल्व देयर टेक्निकल प्रॉब्लम।
तो ये लोग क्या करते हैं, ऑन द स्पॉट टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और स्मॉल स्केल यूनिट्स को गाइडेंस करते हैं ताकि वो उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। दे ऑल्सो एडवाइज स्मॉल यूनिट्स ऑन अ न्यू एंड इम्प्रूव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इन द यूज़ ऑफ मॉडर्न मशीनरी एंड इक्विपमेंट। वो लोग उनको नए टेक्निक्स भी बताते हैं प्रोडक्शन के, जो हम लोग यूज़ करते हैं मॉडर्न मशीनरी और इक्विपमेंट में। देर इज़ अ नेटवर्क ऑफ 28 SISIC इन ऑल द स्टेट टू कैरी आउट इट्स फंक्शन। तो एक नेटवर्क है 28 SICIS का पूरे स्टेट में, जिससे वो अपना फंक्शन कैरी कर सकते हैं। द फॉलोइंग आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय SISIS। तो कौन सी सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं? टेक्निकल एडवाइजरी सर्विस, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस, इकोनॉमिक एडवाइजरी सर्विस, मैनेजरल सर्विस, मार्केटिंग और इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप क्या करो, इधर तक पढ़ लो, बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। अभी द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट लोकेटेड एट अहमदाबाद वॉज सेटअप इन 1983। तो ये भी अहमदाबाद में है और ये 1983 को स्टार्ट हो गया था। इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड एन ऑर्गेनाइजेशन called NIESUD was with the main motto of coordinating activities related to entrepreneurship and small business development। तो इनका ऑब्जेक्ट क्या था कि जो एक्टिविटीज़ एंटरप्रेन्योरशिप और स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट की है उनको कोऑर्डिनेट करना। फॉलोइंग आर द मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ NISBUD। अभी उनके जो एक्टिविटीज़ मेजर कौन सी हम लोग देखेंगे। डेवलपिंग मॉडल सिलेबस फॉर ट्रेनिंग, मतलब एक मॉडल सिलेबस डेवलप करना ट्रेनिंग करने के लिए। फिर फैसिलिटिंग एंड सपोर्टिंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, फिर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना और सपोर्ट करना। फिर कंडक्टिंग प्रोग्राम कंडक्ट करना। हेल्प अदर इन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, और बाकी के लोगों को हेल्प करना एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये जो सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन एंड डेवलपमेंट है was launched in December 1995 as an innovation center that assists government। तो ये लॉन्च किया था दिसंबर 1995 में, एज ए इनोवेशन था जो गवर्नमेंट को हेल्प करता है। ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटीज़ हेल्प पीपल टू अचीव देयर पोटेंशियल थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटीज़ है वो लोगों को मदद करती है उनका पोटेंशियल अचीव करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप से। द फॉलोइंग आर द सर्विसेज ऑफ CEED। अभी ये कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला टेक्निकल असिस्टेंस, एंटरप्रेन्योरशिप कंसल्टिंग, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग कोर्स, माइक्रो फाइनेंस सिस्टम, रिसोर्सेज पब्लिकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सटेंशन ट्रेनिंग, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो ये सब ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो, बाद में हम लोग आगे पढ़ते हैं।
ओके, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसेंटिव्स टू एंटरप्रेन्योर इन इंडिया। अभी एंटरप्रेन्योर इन इंडिया आर ऑफर्ड a number of incentives in order to boost them to contribute to economic development. तो इंडिया के एंटरप्रेनर्स को बहुत सारा इंसेंटिव्स दिया जाता है ताकि उनको वो लोग बूस्ट हो जाए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे। द टर्म इंसेंटिव्स मीन एनकरेजिंग प्रोडक्टिविटी। तो इंसेंटिव का मतलब क्या रहता है? प्रोडक्टिविटी को एनकरेज करना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसेंटिव इज टू मोटिवेट एन एंटरप्रेनर टू सेट अ न्यू वेंचर इन लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एंड द सोसाइटी। तो इंसेंटिव का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एंटरप्रेनर को मोटिवेट करना ताकि वो एक नया वेंचर स्टार्ट करे और सोसाइटी और नेशन के डेवलपमेंट में इंटरेस्ट ले। इंसेंटिव इंक्लूड कंसेशन, सब्सिडीज एंड बॉन्टीज। तो इंसेंटिव्स में क्या है? कंसेशन, सब्सिडीज और बॉन्टीज इंक्लूड होता है। सब्सिडीज डिनोट अ लमसम विच इज़ गिवन बाय गवर्नमेंट टू एंटरप्रेन्योर टू कवर द कॉस्ट। तो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है लमसम में ताकि उसका जो खर्चा वो रिकवर हो जाए। द टर्म बॉन्टी denotes financial aid given to an industry to help it to compare with other units in the country or a foreign market। तो ये एक फंड दिया जाता है जो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि अपना प्रोग्रेस कितना कम है दूसरे कंट्रीज से, और अपना उस फील्ड में डेवलपमेंट हम लोग बढ़ाए। these incentives push an entrepreneur towards डिसीजन एंड एक्शन। तो ये इंसेंटिव से क्या होता है? एंटरप्रेन्योर कुछ अच्छा डिसीजन ले और एक्शन पे उतरे। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एंटरप्रेन्योर। अभी ये लिस्ट है जो इंसेंटिव्स गवर्नमेंट देती है। तो इंसेंटिव्स देखेंगे। सबसे पहला, इंटरेस्ट फ्री लोन विदाउट इंटरेस्ट देते हैं। एग्जाम्शन फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स, उनको प्रॉपर्टी टैक्स पे एग्जाम्शन देते हैं। इंसेंटिव्स टू एनआरआई, जो एनआरआई लोग हैं उनको इंसेंटिव देते हैं। स्पेशल इंसेंटिव टू वुमेन एंटरप्रेनर को स्पेशल इंसेंटिव देते हैं। एग्जाम्शन फ्रॉम इनकम टैक्स, उनको इनकम टैक्स नहीं लगता। इंटरेस्ट फ्री सेल्स टैक्स लोन, तो सेल्स टैक्स के ऊपर लोन देते हैं इंटरेस्ट फ्री। फिर सेल्स टैक्स एग्जाम्शन उनको रहता है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग एंड कंसेशनल रेट, वो लैंड एंड बिल्डिंग उनको प्रोवाइड करते हैं कंसेशनल रेट्स पे। फिर प्राइस प्रेफरेंस टू एसएसआई यूनिट्स, बाद में एसएसआई यूनिट्स में प्राइस को प्रेफर किया जाता है। एग्जाम्शन फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी से एग्जाम किया जाता है। प्रोविजन ऑफ सीड कैपिटल की प्रोविजन की जाती है। अलॉटमेंट ऑफ डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन शेड, तो सबको डेवलप या कंस्ट्रक्टेड शेड मिलती है। फिर अलॉटमेंट ऑफ कंट्रोल और सब्सिडाइज रॉ मटेरियल, तो जो रॉ मटेरियल कंट्रोल है और सब्सिडाइज है वो उनको अलॉट किया जाता है। बाद में कंसेशनल वाटर, स्पेशल फैसिलिटीज़ फॉर इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, टैक्सेशन बेनिफिट और एक्साइज कंसेशन, ये सब दिया जाता है। आप क्या करो, इधर तक पढ़ो, बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सब्सिडीज इन ऑपरेशंस। एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब्सिडीज एंड बॉन्टीज। एक्सपोर्ट इम्पोर्टर सब्सिडीज और बॉन्टीज दी जाती है। सब्सिडीज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क के लिए सब्सिडीज दी जाती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज, मतलब बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए सब्सिडीज दी जाती है। ट्रांसपोर्ट सब्सिडीज, ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी है। इंटरेस्ट सब्सिडी, सब्सिडी फॉर पावर जनरेशन, सब्सिडीज टू आर्टिसंस एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इंक्लूड हैंडलूम्स। सब्सिडीज हम लोग देते हैं आर्टिस्ट लोगों को। फिर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जिसमें हैंडलूम शामिल है। फिर सब्सिडीज फॉर बाइंग टेस्ट इक्विपमेंट, टेस्ट इक्विपमेंट परचेस करने के लिए सब्सिडीज दी जाती है। फिर सब्सिडीज फॉर इंडस्ट्रियल हाउसिंग, इंडस्ट्रियल हाउसिंग के लिए सब्सिडीज दी जाती है। फिर सब्सिडीज असिस्टेंस फॉर टेक्निकल कंसल्टेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी के लिए सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडाइजिंग द कॉस्ट ऑफ मार्केट स्टडीज़, मार्केट स्टडीज़ के खर्चे के लिए सब्सिडी दी जाती है। फिजिबिलिटी स्टडीज़ और रिपोर्ट के लिए सब्सिडी दी जाती है। फिर सब्सिडाइज कंसल्टेंसी सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडीज़ फॉर मार्केट स्टडी, सब्सिडीज़ फॉर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो अभी नया क्वेश्चन है वुमेन एंटरप्रेन्योर। अभी इन इंडिया द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एज एंटरप्रेन्योर्स हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 70s। 1970s से वुमेन एज एंटरप्रेन्योर्स इंक्रीज होने लगे हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम आर एंगेज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर लाइक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स एंड कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो ज़्यादा करके मेजॉरिटी जो वुमेन है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में इन्वॉल्व है, जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, हैंडीक्राफ्ट्स है, हैंडलूम एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज है उसमें। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिफाइंड अ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एज एन एंटरप्राइज ओन एंड कंट्रोल बाय वुमेन। तो गवर्नमेंट ने ये डिफाइन किया है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को कि जो एंटरप्राइज ओन और कंट्रोल वुमेन करती है, हैविंग मिनिमम फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ 51%, उनका जो शेयर है 51% है, एंड गिविंग एटलीस्ट 51% ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन द एंटरप्राइजेस टू वुमेन। और वो 51% महिला लोगों को जॉब देती है। ठीक है, आप क्या करो, इधर तक पढ़ लो, बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम्स फेस बाय वुमेन एंटरप्रेनर्स। वुमेन एंटरप्रेनर्स कौन से प्रॉब्लम फेस करते हैं? वुमेन एंटरप्रेनर फेसेस अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग till the enterprise functions. Some of the problems faced by women entrepreneurs are as follows. अभी वुमेन एंटरप्रेनर्स क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। वुमेन एंटरप्रेनर स्टार्टिंग से लेके एंटरप्राइज स्टार्ट होने तक बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं। उसमें से कुछ प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। वुमेन एंटरप्रेनर्स ऑलवेज सफ़र फ्रॉम इनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड वर्किंग कैपिटल। तो वुमेन एंटरप्रेनर्स को हमेशा इनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज और वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम रहता है। दे आर लैकिंग एक्सेस टू एक्सटर्नल फंड्स ड्यू टू absence of tangible security and credit in the market। तो उन लोग को फंड्स की कमी होती है और उनके पास ऐसे सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं रहता जिससे उनको मार्केट में क्रेडिट मिल सके। वुमेन एंटरप्राइजेज ऑल्सो फेस द प्रॉब्लम ऑफ ऑब्टेनिंग वर्किंग कैपिटल फॉर फाइनेंसिंग डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द एंटरप्राइजेज। उनको वर्किंग कैपिटल का भी प्रॉब्लम आता है जिससे वो दिन ब दिन का खर्चों के लिए पैसा फाइनेंस कर सके। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मार्केटिंग प्रॉब्लम्स। सिंस वुमेन कैनॉट रन अराउंड फॉर मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड मनी कलेक्शन, दे हैव टू डिपेंड ऑन मिडलमैन फॉर द अबव एक्टिविटीज। तो लेडीज़ खुद मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन और मनी के कलेक्शन के लिए जा नहीं सकती, इसलिए उनको मिडलमैन के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है ये एक्टिविटीज़ के लिए। दीज मिडलमैन्स पॉकेट लार्ज चंक ऑफ प्रॉफिट। वो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। दे एक्सप्लॉइट द वुमेन एंटरप्रेनर्स। वो लोग वुमेन एंटरप्रेनर्स को फंसाते हैं। दे ऑल्सो लैक स्किल इन प्राइसिंग एंड प्रमोशन। तो वो लोग प्रॉपर प्राइस फिक्स नहीं कर सकते, प्रॉपर प्रमोशन कर नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन इंडिया द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन इन फैमिली लीव्स लिटिल टाइम एंड एनर्जी फॉर बिजनेस। इंडिया में वुमेन लेडीज़ लोगों को बहुत कम टाइम मिलता है बिजनेस करने के लिए। द सक्सेस ऑफ मैरिड वुमन डिपेंड्स अपॉन सपोर्टिंग हस्बैंड एंड फैमिली। तो जो मैरिड वुमन का जो सक्सेस है वो सपोर्टिंग हस्बैंड और फैमिली के ऊपर डिपेंड होता है। देयर अराइजेस अ रोल कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंट फ्रॉम टेकिंग प्रॉम्प्ट डिसीजन इन द बिजनेस। तो उधर प्रॉब्लम आता है प्रॉम्प्ट डिसीजन लेने का। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ एजुकेशन। इन इंडिया लिटरेसी अमंग वुमेन इज़ वेरी लो। इंडिया में वुमेन लोग बहुत कम लिटरेट है। ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन मेजॉरिटी ऑफ वुमेन आर अनअवेयर ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मार्केटिंग नॉलेज एक्सेट्रा। एजुकेशन कम होने के कारण मेजॉरिटी ऑफ वुमेन उनको टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में पता नहीं है, मार्केटिंग नॉलेज नहीं है। तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स इन सेटिंग अप एंड रनिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज। तो इंफॉर्मेशन कम होने के कारण और एक्सपीरियंस कम होने के कारण उनको प्रॉब्लम्स आते हैं बिजनेस एंटरप्राइज सेट करने के लिए और चलाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल एटीट्यूड। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स वुमेन एंटरप्राइजेस इज़ द सोशल एटीट्यूड इन विच शी हैज़ टू लिव एंड वर्क। तो ये बड़े प्रॉब्लम्स में से एक है सोशल एटीट्यूड, जिस समाज में उसको रहना है और काम करना है। देयर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी। लेडीज़ लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है
इधर भले कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी है, लेकिन लेडीज़ लोगों में और जेंट्स लोगों में भेदभाव किया जाता है। वुमेन डू नॉट गेट इक्वल ट्रीटमेंट इन मेल डोमिनेटेड इंडिया सोसाइटी एंड मेल ईगो पुट बैरियर्स इन देयर प्रोग्रेस। तो उनको मेल डोमिनेटेड इंडियन सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलती, और जेंट्स लोगों का ईगो उनके प्रोग्रेस के आड़ आता है। एंटरप्रेन्योरशिप हैज ट्रेडिशनली बीन सीन एज अ मेल प्रिजन वर्स। एंटरप्रेन्योरशिप ये ट्रेडिशन से ज़्यादा करके जेंट्स लोगों की होती आ रही है। ओके, आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो, बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। वुमेन एंटरप्रेनर फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू प्रोक्योर रॉ मटेरियल एंड नेसेसरी इनपुट। तो उनको रॉ मटेरियल मिलने का भी प्रॉब्लम आता है। द फेलियर ऑफ मैनी वुमेन कॉपरेटिव्स इन 1977 such as those engaged in basket making were mainly due to inadequate availability of forest-based raw material। तो मेन जो रीज़न था 1971 में उनके फेलियर का बास्केट मेकिंग में, तो वो था कि उनको फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है लो रिस्क बेयरिंग एबिलिटी। नॉर्मली वुमेन एंटरप्रेनर्स हैव लो रिस्क बेयरिंग एबिलिटी। उनका रिस्क बेयर करने की एबिलिटी वो कम रहती है। दिस इज़ बिकॉज वुमेन इन इंडिया लीड अ प्रोटेक्टेड लाइफ, क्योंकि वो लोग प्रोटेक्टेड लाइफ अपना जो स्टाइल है वो प्रोटेक्टेड लाइफ है वुमेन लोगों का। दे आर लेस डिपेंडेंट एज कम्पेयर टू मेल। वो लोग कम सेल्फ डिपेंडेंट है एज कम्पेयर टू मेल। सेकेंडली दे हैव टू बैलेंस बिटवीन हाउस होल्ड लाइफ एंड बिजनेस वर्क। दूसरा उनको एक बैलेंस रखना पड़ता है हाउस होल्ड लाइफ और बिजनेस वर्क में। देयरफॉर द रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ वुमेन गेट रिड्यूस। तो उससे क्या है, जो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है लेडीज़ लोगों की वो कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कंपटीशन। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैव टू फेस सीवियर कंपटीशन
फ्रॉम ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज एंड मेल एंटरप्रेन्योर्स। तो उनको सीवियर कंपटीशन फेस करनी पड़ती है ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज और मेल एंटरप्रेन्योर्स से, डिस्पाइट द फैक्ट दैट एंटरप्रेन्योर्स वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आर गुड इन कीपिंग their service prompt and delivery in time. Due to lack of organization skill compared to male entrepreneurs, women have to face complaints from competition. तो ये फैक्ट है कि वुमेन एंटरप्रेनर्स ये अच्छे रहते हैं सर्विस देने में और टाइम पे डिलीवरी देने में, लेकिन उनको प्रॉब्लम आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स का, जो उनको कम रहती है एज़ कम्पेयर टू मेल एंटरप्रेनर से, जिससे उनको कंपटीशन फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो, बाद में हम लोग ख़त्म करते हैं।
ठीक है, हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।